वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर स्टोरीज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बात उन दिनों की है जब गोनू चा राज दरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तब वे गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वे अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में भी हिरन और फिरन नाम के दो ठग थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पड़ने पर वे किसी को भी चूना लगा देते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज रखते थे, पर कई बार कोई न कोई फंस ही जाता था। एक बार गोनू चा को कुछ पैसे की आवश्यकता हुई तो वे घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपए मिले। उन्हें 100 रुपए की आवश्यकता थी तो 20 रुपए उन्होंने खर्च कर लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि गोनू चा मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वे मिठाई खाते तो भर पेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 सेर मिठाई तौल कर ले ली। अभी वे मुड़े ही थे कि सामने हिरन फिरन खड़े थे। दोनों ने कहा, प्रणाम पंडित जी, आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही, धान बेचकर आया हूँ। अच्छा, गांव जा रहे हैं? हम बैलगाड़ी से आए हैं। आप भी हमारे साथ बैठकर गांव चलें। रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। मिठाई तो खा लेना, पर यह तो बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए थे? हिरन ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, रात भर खेतों से धान की बालें बिन बिन कर 2 महीने में 2 बोरी धान इकट्ठे किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा, चलो तो अब चलते हैं। तीनों जने बैलगाड़ी में बैठ गए। गोनू चा खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोल कर रख दी तो हिरन फिरन जुट गए। गोनू चा ने भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सकें। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सकें। भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी, हम ठहरे उड़ाई गिरे। तो फिर भैया, चैन की बातें क्यों करते हो? जैसी कट रही है कटने दो। फिरन बोला, पंडित जी, मुझे तो एक बात सूझ रही है। तो कहो फिरन, क्या कहना चाहते हो? देखिए, अभी गांव तो हमारा दूर है। बैल भी बेचारे सुबह से भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो जाएगा। अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ गप हाँक लें। गप हाँकने में तो गोनू चा बड़े ही माहिर थे। ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तो शुरुआत हिरन ही करेगा। वो तो ठीक है, पर खाली गप हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं। क्यों ना हम कोई शर्त रख लें? गोनू चा ने प्रस्ताव रखा। शर्त? पंडित जी, आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। भय कैसा? पहली शर्त तो सुन लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त हो तो मत रखना। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ही है। ठीक है, तो सुनाइए अपनी शर्त। देखो, हम गप्पे सुनाएंगे, जैसे कि तुम जानते ही हो कि गप तो गप होती है। सच से उसका कोई लेना देना नहीं होता, पर हम में से कोई एक दूसरे की गप को झूठी नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपया हर्जाना देना होगा।
दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है। उन्हें क्या जरूरत है गोनू चा की गप को झूठी बताने की। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। तो फिर शुरू करो फिरन। फिरन ने कुछ देर सोचा, अपनी गप तैयार कर ली। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थी, मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थी। गोनू चा ने कहा, भाई यह तो मैंने भी सुना था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लगती थी। और मैंने ये भी सुना था कि फिरन के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। हिरन ने भी गप की पुष्टि करते हुए कहा, और वह 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। फिरन की गप तो खत्म हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठी नहीं कहा था। अब हिरन की बारी थी। गोनू चा ने कहा, अब तुम बोलो हिरन भाई। मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप हाँकूंगा। हिरन ने कहा, बात तब की है जब सूत काटा जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काट कर उसका एक कंबल बुना था। और जब सर्दियाँ आई तो फिरन के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। गोनू चा ने कहा, बिल्कुल ठीक। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था, तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसें तो हमारी ही बनती थी। फिरन ने भी पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि एक बार मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चिलम सुलग गई थी। उस दिन बड़ी मुश्किल से जान बची थी सबकी। हिरन की गप भी पुष्टि के साथ समाप्त हो गई। अब आपकी बारी है पंडित जी। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूँगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे। दोनों ने हामी भरते हुए कहा, सुना है, क्यों नहीं सुना है, हमारे बुजुर्ग बताते थे। पर यह तो नहीं पता होगा कि वे थे कितने लंबे चौड़े। वह एक डग में भरौरा से मिथिला पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। फिरन के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने 2 बार में नाप दिया था। हिरन के परदादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाते थे और तय करके रखते थे। हाँ जी, बात बिल्कुल सत्य है। तो यह भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगता था। दोनों ने फिर पुष्टि की, हाँ, यह भी हमने सुना है। तो भैया, फिर तो यह भी सुना होगा, जब भीषण अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे दादा कलकत्ते के नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लेकर आए थे, अपने सिर पर रखकर। तब वह धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब के धान को वापस चुकाएंगे। गोनू चा ने पूछा, बताओ, यही बात थी ना? बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का धान गया। 2-2 मन धान सबने लिए। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था, बताया होगा तुम्हें। बताया था, आज तक याद है। पर तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ भाई, दादाजी ने बताया था। बहुत कठिन दिन थे वो। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल काटी और
नवाब के धान वापस कर दिए, पर तुम दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग से धार गए। तब से वह धान किसी ने लौटाया ही नहीं। मेरे दादा ने अपनी फसल में से वह कर चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में से किसी माई के लाल का कलेजा ना हुआ कि वह कर चुका दें। और यही कारण है कि तुम लोग दाने दाने के मोहताज हो। अभी भी समय है, कर चुका दो, शायद तुम दोनों के दिन बहुर जाएं। गोनू झा ने चेतावनी देते हुए कहा। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। गोनू झा ने उनकी 3 पीढ़ियों पर आरोप लगा दिया था। दोनों ने प्रतिवाद किया, यह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। गोनू झा बोले, झूठ, शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100 रुपए देने थे। लाओ, अब 100 रुपए निकालो। यह सुनकर दोनों का मुंह उतर गया। क्यों उन्होंने तैश में आकर उस गप को झूठी बताया। बेचारों को अपनी जेब में रखे 100 रुपए निकालकर गोनू झा को देने पड़े। कहाँ तो वे दोनों आज बहुत खुश थे कि आज गोनू झा की मिठाई खाई है, और कहाँ खुद उनके वाक चाल में फंस गए। गोनू झा ने 200 रुपए जेब में रखे। गांव समीप आ गया था। गोनू झा वहीं उतर गए। हिरन फिरन लुटे पिटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तो आज फिर गोनू झा ने अपनी चतुराई से 2 ठगों को मूर्ख बना दिया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक देश था मूर्खपुर। वहाँ का राजा मूर्ख था। वहाँ का मंत्री, सेनापति, सिपाही, यहाँ तक कि प्रजा भी मूर्ख थी। एक दिन किसी चील के पंजे से छूटकर एक मछली राजा के महल में आ गिरी। दुर्भाग्य से महल में कोई नहीं जानता था कि मछली जैसा प्राणी भी संसार में होता है। बस सारा महल उस मछली के आसपास जमा हो गया। राजा बोले, मंत्री जी पता करो यह किस लोक का प्राणी है, यहाँ कैसे आया और क्या चाहता है। महाराज कैसे पता करूं, यह ना तो बोलता है ना हिलता है। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से यदि तुम्हें फेंक दिया जाए तो क्या तुम आसानी से बोल सकोगे? इसके दिमाग में जरूर कुछ टूट फूट हो गई है। तुरंत वैद्य जी को बुलाओ, हम इस प्राणी से बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, वैद्य जी तो आपसे 2 महीने की छुट्टी लेकर यमराज को खोजने गए हैं। उन्हें कहाँ से खोजूं? ठीक है, उन्हें यमराज को लाने दो। हमें यमराज से भी अपना हिसाब चुकाना है। तुम ऐसा करो, पड़ोसी देश से किसी अच्छे वैद्य को पकड़कर ले आओ। जल्दी जाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री तुरंत रुपयों से भरी थैलियां लेकर पड़ोसी राज्य में गया। वहाँ के सबसे बुद्धिमान वैद्य से मिला और उसे बोला, ये थैलियां लो और तुरंत मेरे साथ चलो मूर्खपुर। वहाँ राजा के महल में कोई दूसरे लोक का प्राणी आया है, बीमार है, देखकर दवा दे देना। वैद्य बोले, कहाँ जाना है? मूर्खपुर। ना बाबा ना, हम बुद्धिमानों का वहाँ भला क्या काम। मंत्री सोचने लगा, लालची लगता है, बहाने बना रहा है, एक थैली और अधिक देनी पड़ेगी। मंत्री बोला, नहीं नहीं वैद्यराज, अगर आप नहीं जाओगे तो वह मर जाएगा। यह लो, एक थैली और ले लो, अगर वह अच्छा हो गया तो और मिलेंगी। सच? वैद्य सोचने लगे, आती लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मूर्ख तो हैं ही, इनको मूर्ख बनाना और आसान होगा। और तीनों थैलियां समेटकर वैद्यराज जी मंत्री के साथ मूर्खपुर जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी से बोले, मैं जल्द ही आ जाऊंगा।
ये थैलियाँ संभाल कर रख लो। जी स्वामी। मूर्खपुर पहुंचकर मंत्री वैद्यराज जी को लेकर सीधा राजा के महल में पहुंचा। आइए वैद्य जी आइए। महाराज, मरीज कहाँ है? क्या हो गया उसे? उत्तर में राजा ने कमरे में बिछे कीमती बिस्तर की ओर संकेत कर दिया। मरीज वहाँ है, न हिलता है न डुलता है। उसे ऐसी दवा दीजिए कि फौरन उठ बैठे। महाराज उससे बातें करना चाहते हैं। वैद्य जी बिस्तर के पास गए, कीमती शाल उठाया तो सिट पिटा गए। बिस्तर पर मरी हुई मछली पड़ी थी। बाप रे, यह तो मरी हुई मछली है। बुरा फंसा, सारे मूर्ख हैं। सच बात कह दूंगा तो फांसी पर चढ़ा देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ सोचकर वैद्य जी ने ठीक किसी रोगी की तरह उस मछली को देखना शुरू किया। महाराज बोले, कैसी तबीयत है हमारे मेहमान की? ठीक नहीं है महाराज, इसे तुरंत हवा चढ़ानी पड़ेगी, किसी ऊंचे पेड़ पर बिठाना पड़ेगा। सुनते ही मूर्खपुर का राजा फूलकर कुप्पा हो गया। सुनते हो मंत्री जी, हमारा मेहमान ठीक हो जाएगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत वैद्य जी को पेड़ पर टांगो, नीचे खुद चौकसी करो। जब तक मेहमान में पूरी हवा ना भरी जाए, वैद्य जी को पेड़ से उतरने मत देना। ऐसा ही होगा महाराज। फिर फंसा, लगता है इस बार शनि जान लेकर ही रहेगा। कहाँ आ फंसा मूर्खों के बीच। मछली को हाथ में पकड़ वैद्य जी चले। उनके पीछे पीछे नंगी तलवार नचाता मंत्री चला। दोनों बाग में पहुँचे। मंत्री बोले, लो यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, बोलो किस पेड़ पर हवा अच्छी भरी जाएगी? वैद्य सोचने लगे, किस पेड़ पर बताऊं? बचने का रास्ता कहीं नहीं है। हाँ, वह जो सामने वाला पेड़ है उस पर चढ़कर उस पार कूदा जा सकता है। मंत्री जी, वह पेड़ ठीक रहेगा। बस मछली को जेब में रखकर वैद्य जी सामने वाले पेड़ पर जा चढ़े। मंत्री नंगी तलवार लिए पेड़ के नीचे पहरा देने लगा। जब हवा भर जाए तो आवाज दे देना। वैद्य जी पेड़ पर चढ़कर एक मोटी शाखा पर बैठ गए और मौका देखते ही उस पार कूद गए। जब तक मंत्री की निगाह उन तक पहुंचती, उससे पहले ही वे उस पार कूदकर एक झोंपड़ी पर जा गिरे। जैसे ही भारी भरकम वैद्य जी झोंपड़ी पर गिरे, झोंपड़ी का छप्पर टूट गया और वैद्य जी अंदर जा गिरे। चूल्हे पर सालन रखा था। एक मूर्ख रोटियों का आटा गूंद रहा था। वैद्य जी सालन पर गिरे। सालन बिखर गया और मूर्ख चिल्लाने लगा, चोर चोर। वैद्य बोले, चिल्लाओ मत, मुझे यमराज ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, मगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम भूखे हो, ये लो मछली, तुम्हारा सालन बिखर गया है, इसको बनाकर पेट भरो। तब तक मैं बाहर इंतजार करता हूँ। और उस मूर्ख के हाथ में मछली पकड़ाकर वैद्य जी तुरंत बाहर निकल आए। मछली पाकर वह मूर्ख अंदर नहीं रुका। चाकू लेकर वैद्य जी के पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे बाहर आता देख वैद्य जी परेशान हो उठे। कहाँ जा रहे हो यमराज जी के दूत? तुम मछली छीलकर सालन बनाओ, तब तक मैं एक और को ले आऊं। वैद्य जी चले गए तो मूर्ख मछली छीलने बैठ गया। गंध लेता एक कुत्ता भी वहां आ पहुंचा। अचानक मूर्ख के हाथ से मछली फिसलकर दूर जा गिरी और अचानक कुत्ता मछली पर झपटा। जब तक मूर्ख उठता, वह कुत्ता उस मछली को लेकर भाग गया। हाय मेरी मछली! कुत्ता मछली को ले भागता हुआ एक खेत की ओर लपका। खेत की रखवाली करते किसान ने उसे देखा तो बड़ा सा पत्थर उस कुत्ते को दे मारा। मर कमबख्त, खेत खराब करने आ रहा था, अब मजा चख। पत्थर सीधा कुत्ते की पीठ पर पड़ा। वह मछली को वहां छोड़कर उल्टे पैर भागा।
कुत्ता भाग गया तो किसान लाठी उठाकर वहां आया जहां मछली पड़ी थी। पास ही एक मूर्ख व्यक्ति सिर पर घड़ा उठाए जा रहा था। किसान ने उस मछली को लाठी इतने जोर से मारी कि मछली के साथ एक पत्थर भी जोर से उड़ा और उस जा रहे व्यक्ति के घड़े पर जा गिरे। उसी क्षण उसका घड़ा फूट गया। वह मूर्ख व्यक्ति बोला, अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? यह शीरा जमींदार ने मंगाया था चाटने के लिए। अब उसे सारी बात बताऊंगा तो वह तेरी खाल खिंचवा देगा। क्षमा करना भाई, बड़ी भूल हो गई, जरा ठहरो। किसान तुरंत खेत पर गया। वहां एक मटके में उसने पीने का पानी रखा हुआ था। पानी फेंक वही मटका उठा लाया। इस शीरे को इसमें भर लो, मुझ पर रहम करो। ठीक है। और दोनों ने मिलकर जमीन पर बहता हुआ शीरा उस मटके में भर दिया। मछली शीरे में बुरी तरह सन गई थी। किसान ने उसे भी शीरा समझकर घड़े में डाल दिया। शीरे का मटका लेकर नौकर जमींदार की हवेली में पहुंचा तो जमींदार जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। आओ आओ, शीरा ले आए, लाओ इसे थाली में डाल दो। मगर नौकर ने जैसे ही शीरा थाली में डाला तो जमींदार बोला, इस शीरे में कंकड़ क्यों हैं? अरे शीरे में ये पूरी चट्टान कहाँ से आ गई? उफ, इसमें इतनी बदबू, इसे बाहर फेंक दो, ये सड़ गया है। नौकरों ने शीरे का मटका गांव के चौराहे पर ले जाकर फोड़ दिया। नौकरों के जाने के बाद अचानक एक चील की दृष्टि शीरे में लिपटी मछली पर पड़ी। वह उसे उठाकर आकाश में उड़ गई। उधर मूर्खपुर का राजा मूर्खराज अपने महल के छत पर बैठा खाना खा रहा था। सामने ही वैद्य जी को बांधकर खड़ा किया हुआ था। मंत्री जी, तो तुमने इस मूर्ख को पकड़ ही लिया, क्या कहता है ये? महाराज, ये कहता है कि इसने आपके मेहमान को हवा भरने के लिए यमराज के यहाँ भेजा है। क्यों वैद्य जी, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जाने दें, मैं आपको क्यों छोड़ूं? हमारे वैद्य जी भी तो यमराज को बुलाने गए हैं, वही हमारे मेहमान को भी ले आएंगे हवा भरकर, तब तुम्हें छोड़ देंगे। मंत्री जी, इन्हें कुछ खिला पिला दो। राजा का इतना ही कहना था कि उसके सामने रखे शोरबे की प्लेट में कोई चीज गिरी। थोड़ी ही देर में महाराज बोले, अरे यह तो हमारा मेहमान है। मंत्री जी, यमराज के पास से हमारा मेहमान वापस आ गया। मंत्री जी, यमराज इतना कंजूस है कि हवा भर कर इसे भूखा ही भेज दिया, तभी तो यह सीधे शोरबे की प्लेट में गिरा। रसोइये, हमारे मेहमान को शोरबे में तब तक पड़ा रहने दो जब तक इसका पेट ना भर जाए। और मंत्री जी, वैद्य जी को छोड़ दो, इन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला था। वहां से छूटकर वैद्य जी ऐसे भागा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मूर्खों से धन तो ऐंठा जा सकता है, मगर उनके चिंगूल से छूटना मुश्किल होता है। धन्यवाद।